क्या आप एक ऐसे नंबर की कल्पना कर सकते हैं जो जो सुनने में ही गलत लगे? स्पेन यूरोप का एक देश भारत से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है। पिछले 2 सालों में इस खरीद में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी? 100%? 500%? हमारे सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा है 46,000%, 46,000%। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। ये इतना बड़ा उछाल है कि सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या? आज हम इसी कहानी की तह तक चलेंगे और समझेंगे कि कैसे भारत, जो खुद अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है, आज यूरोप का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लायर बन गया है। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और जब कोई ऐसा आंकड़ा सुनता है तो पहली सोच यही आती है कि इसका सीधा सा जवाब होगा कि भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा और उसे मुनाफे पर यूरोप को बेच दिया, कहानी खत्म। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो दुनिया का कोई भी देश ये कर सकता था। जो हमारे स्रोत बता रहे हैं वो ये है कि असली कहानी कच्चे तेल को खरीदने की है ही नहीं। असली खेल शुरू होता है तेल के भारत के बंदरगाहों पर उतरने के बाद, और यहीं पर भारत ने पूरी दुनिया को, खासकर यूरोप को चौंका दिया है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अगर ये सिर्फ सस्ते कच्चे तेल का खेल नहीं है तो फिर ये है क्या? आपने कहा कि असली कहानी तेल के भारत आने के बाद शुरू होती है, मतलब रिफाइनिंग, यानी कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल बनाने की प्रक्रिया। तो सवाल ये उठता है कि यूरोप, जिसके पास हमेशा से बड़ी बड़ी रिफाइनरियां रही हैं, वो ये काम खुद क्यों नहीं कर पा रहा? अचानक ऐसा क्या बदल गया कि उन्हें भारत की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल सही सवाल, और इसका जवाब छिपा है यूरोप के एनर्जी संकट में। देखिए, एक रिफाइनरी को चलाने में बेहिसाब बिजली और गर्मी की जरूरत होती है। ये एक, यूं समझे कि एक विशालकाय मेटल कुकिंग फैक्ट्री की तरह है, जहां कच्चे तेल को 400-450 डिग्री सेल्सियस पर उबाला और पकाया जाता है। इसके लिए चाहिए होती है सस्ती और लगातार मिलने वाली ऊर्जा, ज्यादातर नेचुरल गैस। जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से गैस की सप्लाई ठप हुई, तो यूरोप में बिजली और गैस की कीमतें 2 से 3 गुना, कुछ जगहों पर तो 4 गुना तक बढ़ गईं। ऐसे में रिफाइनरी चलाना सोने की आंच पर पानी उबालने जैसा हो गया। ओह, तो नतीजा ये हुआ कि कई छोटी और पुरानी यूरोपियन रिफाइनरियों ने अपने शटर ही गिरा दिए। मतलब वो बाजार में टिकी नहीं पाई। बिल्कुल, वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाई। भारत ने एंट्री मारी। लेकिन यहाँ एक और सवाल है। भारत में भी तो ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं, दुनिया भर में बढ़ी हैं। तो भारत में रिफाइनिंग की लागत इतनी कम कैसे है कि वो यूरोप को भी बेच पा रहा है? ये सबसे कम लागत वाला टैग कैसे मिला? हाँ, ये सच है कि कीमतें भारत में भी बढ़ी हैं, लेकिन 2 बड़े फर्क हैं। पहला, हमारा जो शुरुआती आधार था, मतलब जो बेस था, वो यूरोप से बहुत कम था। और दूसरा, भारत का एनर्जी मिक्स बहुत अलग है। हमारी रिफाइनरियों को चलाने के लिए जो बिजली बनती है, उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी कोयले से आता है, जो गैस की तुलना में बहुत सस्ता है। अच्छा। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर और तेजी से बढ़ते सोलर और विंड एनर्जी ने लागत को काबू में रखा है। तो जहां यूरोप गैस पर निर्भरता के कारण संकट में फंस गया, वहीं भारत का ये मिला-जुला एनर्जी बास्केट उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। होती है, और इसी मोर्चे पर भारत ने यूरोप को बहुत पीछे छोड़ दिया। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये सिर्फ एक मौके का फायदा उठाने वाली बात नहीं है। ये तो भारत के जो बुनियादी ढांचा है उसकी ताकत को दिखाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ सस्ती बिजली का ही खेल है या इसमें तकनीक की भी कोई भूमिका है? क्योंकि हमारे स्रोतों में रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियों की सुपर कॉम्प्लेक्स रिफाइनरियों का जिक्र बार-बार आता है। ये सुपर कॉम्प्लेक्स क्या चीज है? ये इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए कि ये रिफाइनरियां किसी मास्टर शेफ की किचन जैसी हैं। आप उन्हें कोई भी कच्चा सामान, चाहे वो कितना भी घटिया, भारी या मिलावटी क्यों ना हो, दे दीजिए और वे उसमें से बेहतरीन क्वालिटी का पकवान, यानी यूरो 6 स्टैंडर्ड का डीजल और पेट्रोल निकाल कर दे देंगी। वाह! दुनिया में ज्यादातर रिफाइनरियां खास तरह के हल्के और मीठे, मतलब कम सल्फर वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी होती हैं। लेकिन भारत की ये नई रिफाइनरियां, खासकर जामनगर वाली, दुनिया के किसी भी कोने से आए किसी भी क्वालिटी के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं से भी अगर सस्ता, भारी या खराब क्वालिटी का तेल मिल रहा है तो उसे खरीदकर बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट में बदल सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। बिल्कुल, और इसी वजह से भारत यूरोप के लिए इतना जरूरी हो गया है। यूरोप में प्रदूषण को लेकर नियम बहुत सख्त हैं।
वहाँ गाड़ियों में यूरो 5 और यूरो 6 स्टैंडर्ड का फ्यूल ही इस्तेमाल हो सकता है। सही बात है। भारत की आधुनिक रिफाइनरियां जो उत्पाद बनाती हैं वे इन कड़े मानकों पर आसानी से खरे उतरते हैं। तो यूरोप को न सिर्फ सस्ता फ्यूल मिल रहा है बल्कि हाई क्वालिटी का भरोसेमंद फ्यूल मिल रहा है। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि हवाई जहाज के लिए जेट फ्यूल से लेकर बड़े बड़े मालवाहक जहाजों में इस्तेमाल होने वाले मरीन फ्यूल तक सब कुछ यूरोप को सप्लाई कर रहा है। ये सोचना ही कितना अजीब है। आप पेरिस या एम्स्टर्डम में अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और जिस जहाज में आप बैठने वाले हैं उसमें गुजरात की जामनगर रिफाइनरी से आया हुआ फ्यूल भरा जा रहा है। दुनिया सच में कितनी जुड़ गई है और इसका असर आंकड़ों में तो साफ दिख ही रहा है। स्पेन का 46,000% वाला आंकड़ा तो है ही, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि फ्रांस, नीदरलैंड, इटली ये सब बड़े देश भी अब भारत के बड़े ग्राहक बन गए हैं। हाँ, और नीदरलैंड्स तो एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। रॉटरडैम का बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट और ऑयल हब है। आज हालत यह है कि भारत से रिफाइंड होकर आए उत्पाद रॉटरडैम पहुंचते हैं और फिर वहां से पूरे यूरोप में बांटे जाते हैं। क्या बात है। एक समय था जब यूरोप भारत को टेक्नोलॉजी और उत्पाद बेचता था। आज यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। ये पूरा समीकरण ही पलट गया है। लेकिन यहाँ एक कूटनीतिक सवाल भी उठता है जिस पर यूरोप में दबी जुबान में चर्चा होती है। एक तरफ तो यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, उससे सीधे तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन दूसरी तरफ वे भारत से जो रिफाइंड फ्यूल खरीद रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उसी रूसी कच्चे तेल से बना है। तो क्या ये यूरोप के लिए एक दुविधा जैसी स्थिति नहीं है? क्या वे अप्रत्यक्ष रूप से वही काम नहीं कर रहे जिससे वे बचना चाहते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक पहेली है और स्रोत बताते हैं कि यूरोपीय नेता इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बात करने से बचते हैं। उनके लिए ये एक जरूरी बुराई जैसा है। जरूरी बुराई, हाँ। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था चलानी है, फैक्ट्रियां चालू रखनी है, अपनी गाड़ियों में तेल और जहाजों में फ्यूल भरना है, और इस वक्त भारत ही उन्हें सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प दे रहा है। तो वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उस फ्यूल का मूल स्रोत क्या है। मतलब उनके लिए अंतिम उत्पाद मायने रखता है। बिल्कुल, जो मेड इन इंडिया है, मेड इन रशिया नहीं। जिसका मतलब ये हुआ कि यूरोप एक तरह से भारत पर निर्भर हो गया है और चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। यहाँ तक कि हमारे एक स्रोत में तो ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कल भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद भी कर दे, तब भी उसकी रिफाइनिंग लागत इतनी कम है कि वो दूसरे देशों से तेल खरीदकर भी यूरोप के लिए सबसे सस्ता सप्लायर बना रहेगा। क्या ये सच है? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पहलू है। भारत की असली ताकत रूस का सस्ता तेल नहीं बल्कि अपनी बेजोड़ रिफाइनिंग क्षमता और कम लागत वाला ढांचा है। अच्छा। भी उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट यूरोप से इतनी कम रहेगी कि उसके उत्पाद बाजार में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। भारत ने सिर्फ एक खाली जगह नहीं भरी है, उसने खुद को यूरोप की एनर्जी सप्लाई चेन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। वो अब एक ऐसा स्थिर सप्लायर है जिस पर यूरोप भरोसा कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक व्यापारिक कहानी नहीं है, ये दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे